Hello everyone, I hope you all are doing so well. Hello class 9th, chapter number 8, जर्नी इनसाइड द एटम. इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को आज क्लियर करने वाले हैं. इससे पहले हम लोगों ने एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इन 3 पार्ट्स एंड उसका पूरा का पूरा वन शॉट भी आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, ठीक है. तो उसको भी एक बार जरूर गो थ्रू करना. आज जो चैप्टर हम लोग लेकर आए हैं दैट इज जर्नी इनसाइड द एटम, यानी कि एग्जैक्टली एटम क्या होता है और एटम के अंदर आप लोग पूरी एक जर्नी करने वाले हो, ठीक है. कि एग्जैक्टली एटम शुरू कहाँ से होता है, क्या है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस, कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके थ्रू आज हम लोग एटम्स को, न्यूक्लियस को, प्रोटॉन्स को, बाकी सब चीज़ों को जान पाए हैं. हर एक चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो ये बहुत लंबी आप लोगों की जर्नी होने वाली है. फटाफट से तैयार हो जाओ, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, ठीक है. ये पार्ट 1 होने वाला है इस वीडियो का. इस लेक्चर में या फिर इस पार्ट 1 में हम लोग एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले उसका फ्लो चार्ट देखेंगे, ठीक है. उसके बाद में बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाएंगे और सिस्टमैटिक तरीके से इसको पढ़ते जाएंगे. ऑल्सो अगर आप ये लेक्चर देखते हो एंड देन एनसीईआरटी पढ़ते हो तो दिस इज चेरी ऑन केक. समझ में आया? इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने ये लेक्चर पूरा देख लिया है तरीके से और उसके बाद आप लोगों ने एनसीईआरटी से इसको रिवाइज किया है और फिर ये नोट्स आपको अगेन हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे. लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. मेजर इंपॉर्टेंट चीज आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए ताकि ये चैप्टर रिवीजन के दौरान आपके लिए इतना सा छोटू सा बिल्कुल चैप्टर हो जाए, ठीक है. बहुत आसान, बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है. अगर चाहे इसको तो हम लोग लिटरली बिल्कुल ऐसे सिस्टमैटिक से वे में 10 मिनट का चैप्टर है ये. अगर आप इसको वन शॉट में पढ़ते हो तो समझ में आया, ठीक है. इतना आसान चैप्टर है, इतना सिस्टमैटिक चैप्टर है, लेकिन अगर बिना कॉपी पेन लिए बैठे तो कवाड़ा हो जाएगा इस चैप्टर का. तो चलो सबसे पहले फ्लो चार्ट समझते हैं, उसके बाद हर एक टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं और हर एक टॉपिक को बिल्कुल तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग किस फ्लो में जाने वाले हैं इस चैप्टर में, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो चलो सबसे पहले ये जो आपका चैप्टर है दैट इज जर्नी इनसाइड द एटम, ठीक है. इस चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं. सबसे पहले एक टर्म आती है जो आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी दैट इज मैटर, कि एग्जैक्टली मैटर होता क्या है. इसके बाद मैटर से ही निकल कर आता है एटम्स या फिर एटम. वो एग्जैक्टली आप लोग पढ़ने वाले हो कि हाँ एग्जैक्टली मैटर क्या होता है, मैटर एटम से मिलकर बना होता है तो एटम क्या होता है, ठीक है. उसको आप लोग पढ़ने वाले हो एंड देन आप लोग पढ़ने वाले हो अबाउट इट्स डिस्कवरी, किस तरीके से डिस्कवरी हुई है, किसकी, एटम्स की, ठीक है. तो आप लोग एक तरीके से इसकी मॉडर्न हिस्ट्री भी देखने वाले हो और एक तरीके से आप इसकी प्रॉपर जो एक तरीके से एंशियंट हिस्ट्री है वो आप लोग चेक करने वाले हो और आप लोग इसकी मॉडर्न हिस्ट्री भी देखने वाले हो इसी लेक्चर के अंदर, जहां पर आप लोग एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ेंगे. आप लोग मॉडर्न किस तरीके से एटॉमिक थ्योरी को डिराइव किया गया है वो सब चीज़ें आप लोग इसके अंदर पढ़ने वाले. तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है मैटर, वहां से एटम्स कैसे निकल के आए हैं, एटम की डिस्कवरी किसने की थी, किस तरीके से इसकी खोज वगैरह डिस्कवरी वगैरह शुरू हुई है, वो आप लोग पढ़ने वाले हो. और इसके बाद में आप लोग पढ़ेंगे बेसिकली मॉडल्स के बारे में, ठीक है, चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से मॉडल से, किस तरीके से और किसने उनको डेराइव किया है. इसके बाद न्यूक्लियस की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है, बेसिकली न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस तरीके से हुई है, नॉट फॉर्मेशन, डिस्कवरी किस तरीके से हुई है न्यूक्लियस की, ठीक है. वो चीज़ आप लोग पढ़ने वाले हो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, ठीक है. किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, किस तरीके से की थी, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, तो इन दोनों के आप लोग बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने वाले हो. इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करते हुए कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सी लिमिटेशंस, कौन कौन से ड्रॉबैक्स उनके आए थे, कौन कौन से उनके मॉडल्स थे, ये सब चीज़ हम लोग वन बाय वन पढ़ने वाले हैं. जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी रदरफोर्ड के थ्रू तो वहाँ पर कौन कौन से आपके ड्रॉबैक्स आए थे, ये सब चीज़ें भी आप लोग पढ़ने वाले हो. और इतना पढ़ने के बाद में ये वन शॉट या फिर सॉरी ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो हो जाएगा क्लियर, ठीक है. तो ये बेसिक आपका फ्लो चार्ट है कि सबसे पहले आप पढ़ने वाले हो कि भाई मैटर एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है, एटम्स क्या होते हैं, मैटर से एटम्स का क्या रिलेशन है, वो चीज़ आप लोग पढ़ेंगे. उसके बाद भाई ये एटम आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी डिस्कवरी की किसने है, तो वो चीज़ आप लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले के टाइम पे एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स ने हमें क्या चीज़ें बताई थी, कौन से साइंटिस्ट ने, कौन से फिलोसोफर ने हमें क्या चीज़ें बताई थी, वो उसके बाद में हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एग्जैक्टली है क्या, डाल्टन ने क्या क्या चीज़ें हम लोगों को दी हैं एग्जैक्टली उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब कि अगर ये मेरा एटम है तो ये एटम अगर और भी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगर हैं, क्या है, सब
एटॉमिक पार्टिकल्स भी अगर इसके हैं तो वो कौन कौन से आपके पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उन सब की डिस्कवरी के बारे में आप वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई है, जे थॉमसन ने जब इसकी डिस्कवरी की है, तो कौन कौन से ड्रॉबैक्स उसके अंदर आए हैं, कौन सा पर्टिकुलरली उन्होंने मॉडल दिया है हमें, क्या क्या कमियां उनके अंदर निकली है, वो सब चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग न्यूक्लियस की डिस्कवरी देखने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की है जे थॉमसन ने, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। क्लियर है ये चीज़? तो मेजर हम लोग ये फ्लो चार्ट पढ़ने वाले हैं, बेसिकली ये फ्लो चार्ट है, तो ये चीज़ हम लोग मेजरली पढ़ने वाले हैं इस फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले जब आप लोग इस चैप्टर को अपनी बुक में देखेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर पिक्चर दिखने वाली है ना। और यहाँ पे बीच में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एटम्स, ATOMS, एटम्स। एग्जैक्टली ये होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये ह्यूमन बॉडी है, ये ऑर्गन है, ये टिश्यू है, ये सेल है, ये प्रोटीन है, और बीच में फिर एटम की तरफ आपका एरो बना दिया गया है, ठीक है। तो ये पिक्चर है। अब इस पिक्चर पर आने से पहले हम लोग बहुत एक सिंपल सी चीज समझते हैं कि मैम सबसे पहले आपने में फ्लो चार्ट में बताया कि मैटर एग्जैक्टली क्या होता है, आप हमें ये बताने वाले हो, ठीक है, कि एग्जैक्टली मैटर होता क्या है। भाई देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। आपकी इस दुनिया में जो भी चीज़ आप देख रहे हो, उस चीज़ को आप क्लासिफाई कर सकते हो एज मैटर। क्यों कर सकते हो? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने जब मैटर को उसकी डेफिनेशन दी है तो बोला है कि हर एक वो चीज़ जिसके पास में ये दो प्रॉपर्टीज हैं, उसको आप मैटर बोल सकते हो। अब ये दो प्रॉपर्टीज होती कौन सी है? पहली चीज़ होती है मैटर इज एनीथिंग, मैटर कोई भी वो चीज जिसके पास में मास होता है, जिसके पास में कोई कितना भी मास हो, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, अगर उसके पास में मास है। और दूसरा, अगर उसके पास में स्पेस है, मतलब अगर वो स्पेस को घेरता है, स्पेस या फिर वॉल्यूम, अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज उसके पास में वजन है, चाहे वो थोड़ा सा भी सही, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है, आप हर उस चीज को क्या बोल सकते हैं? आप हर उस चीज को बोल सकते हैं मैटर। और इसका एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए। एग्जाम्पल मैंने बोला एयर, एयर, हम लोगों को एयर दिख नहीं रही है ना, लेकिन एयर के अंदर कुछ ना कुछ मास भी है और एयर जगह भी घेर रही है। ये कैसे पता चला? देखो, अगर आप लोगों के पास एक बलून है, वो बलून सिर्फ नॉर्मल एक खाली बलून है, वैक्यूम, मतलब उसके अंदर कोई हवा आप लोगों ने नहीं भरी है, लेकिन जैसे ही आप लोग उसमें हवा भरते हैं तो बलून फूल जाता है। क्यों? क्योंकि एयर जगह घेरती है। अब एयर जो है उसने वॉल्यूम जो है, जो बेसिकली जो स्पेस है, उसने एक स्पेस को कवर किया है वहां पर। तो पहली प्रॉपर्टी तो हो गई है क्लियर। दूसरी चीज, मास। क्या एयर में वजन होता है? कुछ ना कुछ वजन एयर में होता है। कैसे पता लगा? अगेन बलून का एग्जाम्पल लीजिए। आप एक फूला हुआ बलून लीजिए और एक खाली बलून लीजिए, विच इज हेवियर? ऑफ कोर्स फूला वाला। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि एग्जैक्टली एयर जो है वो भी मेरी एक मैटर है। क्यों है? क्योंकि उसके पास में मास है और उसके पास स्पेस है, मतलब वॉल्यूम है, कुछ ना कुछ जगह वो घेरती है। समझ में आई ये चीज? तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है मैटर के बारे में कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस। एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, एयर, ये पेन ले लीजिए, कुछ ना कुछ इसके अंदर मास है, कुछ ना कुछ जगह इसने घेरी हुई है। अगर मैं इसको यहाँ पर भी रखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ ना कुछ स्पेस ही जरूर जरूर ऑक्यूपाई करेगा। तो दिस इज एग्जैक्टली योर मैटर। अब ये जो मैटर है, आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को मैटर बोल सकते हो, लेकिन ये जो मैटर है ये एग्जैक्टली मिलकर किस चीज से बना है? ये मिलकर बना है एटम से। अब आई है ये गाथा एटम की, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों को पता चलना चाहिए था अबाउट मैटर कि एग्जैक्टली मैटर क्या होता है ना। अब मैटर मिलके बना होता है एटम से। ये क्या कहा मैंने? ये मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेपर, ठीक है। ये पेपर क्या है? ये एक मैटर है, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ मास है इसके अंदर, ठीक है, और कुछ ना कुछ जगह ये घेर रहा है। अब अगर मैंने इस मैटर को लिया और मैंने इसको डिवाइड करना शुरू कर दिया, ये मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, इस पेज के ये मैंने दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। ये एक टुकड़ा मैंने लिया अभी, ठीक है, और मैंने इसको दोबारा से डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। दिस इज हाउ, ठीक है। ये वाला पार्ट अब मैंने लिया और इसको मैं दोबारा से अब डिवाइड कर रही हूँ, मतलब कि इसी मैटर को मैं कॉन्टिन्यूसली बार बार डिवाइड करती जा रही हूँ, ठीक है। दोबारा से मेरे पास ये छोटा आ गया अभी, अभी मैंने इसको दोबारा से अगर डिवाइड किया तो मेरे पास ये बच गया। क्लियर है ये चीज? अब एग्जैक्टली है क्या? इसको भी मैं फर्दर डिवाइड करूंगी, ये बचेगा, इसको भी मैं फर्दर डिवाइड करूंगी, ये बचेगा। तो ऐसे में करके इसको डिवाइड करती जाऊंगी करती जाऊंगी करती जाऊंगी एग्जैक्टली। तो एंड मोमेंट पे क्या आएगा? मेरे पास एक ऐसी यूनिट आएगी कि भाई अब मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। और एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर यूनिट को, इसी पर्टिकुलर स्टेज को जहां पर आप लोगों ने मैटर को डिवाइड करते गए करते गए करते गए और अब आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग बोलते हैं क्या? एटम। क्या बोलते हैं? इसी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग बोलते हैं
एटम। क्लियर हुई ये चीज? वेरी गुड। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया एग्जैक्टली कि मैटर क्या होता है और एटम क्या होता है। एटम को आप लोग स्मॉलेस्ट यूनिट भी बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये हमें बताया था, किसने बताया था, जो कि आगे जाकर गलत हो गया था, क्योंकि इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट भी हम लोग किस क्या बोलते हैं, एटम को एक फंडामेंटल यूनिट भी हम लोग बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। कि भाई जो आपका मैटर एग्जैक्टली होता है वो मैटर एटम से मिलके बना होता है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को डिवाइड करते जाएंगे रिपीटेडली, तो आपको एक ऐसी स्टेज मिल जाएगी भाई अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, और उसी स्टेज को आप लोग बोलते हैं क्या, एटम। और ये पर्टिकुलरली ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, और यही पार्टिकल्स एक साथ मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मैटर फॉर्म करते हैं। क्लियर हुई? तो इस पूरी स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है कि भाई एग्जैक्टली मैटर क्या होता है और एटम्स क्या होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये रेफरेंस जो पिक्चर आपको बुक में दी गई है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको बताया गया है एग्जैक्टली अगर मैं आपको बहुत क्रिस्प फॉर्मेट में बताऊं तो ये आपकी एक ह्यूमन बॉडी है। क्या है? एक ह्यूमन बॉडी है। इस ह्यूमन बॉडी, ये जो ह्यूमन बॉडी है ये ऑर्गन से मिलकर बनी है, ये पता है सबको। यही ऑर्गन्स जो है, जब मैंने इनको भी डिवाइड किया कंप्लीटली, मुझे पता चला कि ये टिश्यूज से मिलके बने हैं, ये टिश्यूज सेल से मिलके बने हुए हैं, और ये जो सेल हैं ये भी प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। और अगर मैं प्रोटीन्स के भी अंदर जाके देखूं तो ये प्रोटीन मिलकर बने हैं एटम से, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी भी एटम से मिलके बनी है। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंस है एटम्स का। हमारी ह्यूमन बॉडी भी पर्टिकुलरली एटम से मिलके बनी है, छोटे छोटे एटम से एक साथ मिले हैं, एक ह्यूमन बॉडी को उन्होंने फॉर्म किया है। नेक्स्ट, आपका घर है, हाउस। घर किससे बनता है? परिवार से बनता है, लेकिन घर ईंटों से भी बनता है। ठीक है, यहाँ पर घर में बेसिकली बहुत सारे रूम्स होते हैं। रूम किससे बने हैं? वॉल, दीवारों से बने हैं। दीवार किससे बनी है? मिट्टी से बनी है। मिट्टी किससे बनी है? दीवार किससे बनी है? ईंटों से बनी है। ईंट किससे बनी है? मिट्टी से बनी है। और ये जो मिट्टी बनी है ये किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी है। मतलब अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी पर्टिकुलरली चीज को इस संसार की, अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंटली, अगर आप लोग कंसिस्टेंटली उसको डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, डिवाइड करते गए तो आपको एक ऐसी यूनिट मिल जाएगी एंड में कि हाँ भाई इस यूनिट के फर्दर आप उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं एटम। क्लियर हुई? तो ये मैंने इस पे बहुत ज्यादा समय दे दिया है, तो आई होप आप लोगों को अब ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि मैटर और एटम होते क्या है। ठीक है, आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ तक हम लोगों ने मैटर के बारे में और पर्टिकुलरली एटम्स के बारे में पढ़ लिया है कि भाई मैटर ये होता है और एटम्स एग्जैक्टली हमारे ये होते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है रीडिस्कवरी ऑफ, रीडिस्कवरिंग द रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। अब यहाँ पर आपको बताया गया है एटॉमिक थ्योरी और बेसिकली उसकी डिस्कवरी के बारे में। अब तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली है। जो पहली चीज है आपकी मैटर, कि भाई मैम आपने बता दिया है कि मैटर होता क्या है, और आपने हमें बता दिया है कि एटम्स एग्जैक्टली होते क्या है। दो चीजें आपने हमें बता दी है, चलो भाई ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चीज है आपकी डिस्कवरी। क्या है? डिस्कवरी। ठीक है, अब डिस्कवरी का मतलब खोज। ठीक है, किस तरीके से हमें पता चला है कि भाई डिस्कवरी हुई है एटम्स की, किसने डिस्कवरी की है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हमारे एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स। कौन आते हैं? एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स, मतलब हमारे इंडियन फिलोसोफर्स आते हैं। और वो इंडियन फिलोसोफर्स एग्जैक्टली करते क्या है, यहाँ पर आप एक उसका नाम पढ़ते हैं, एक इंडियन फिलोसोफर जी का आप नाम पढ़ते हैं जो कि है आचार्य कन्नड़, आचार्य कन्नड़ या फिर आचार्य कन्नाडा। ठीक है, अब देखो ये एग्जैक्टली क्या करते हैं आचार्य कन्नड़, आपको किसी भी बिना बिना किसी भी साइंटिस्ट के, बिना किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, मतलब बिना किसी साइंस के, ये आपको बताते हैं एग्जैक्टली किस चीज के बारे में, ये आपको बताते हैं कि जो भी आपके आसपास चीज बनी हुई है वो मैटर की बनी हुई है। इन्होंने मैटर नाम नहीं दिया था उसको, इन्होंने इसको मैटर नाम नहीं दिया था, इन्होंने उसको नाम दिया था परमाणु या फिर परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। उन्होंने बोला कि हर एक चीज जो आप लोग इस संसार में देख रहे हो वो मैटर से मिलके बनी है। मतलब देखो इंडियन फिलोसोफर्स कितने महान थे कि एग्जैक्टली उनके पास में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई भी ऑब्जर्वेशन करने के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा इंडिया इतना महान है कि आज से 2000 साल पहले ही जो चीज हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो उन्होंने एग्जैक्टली बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के उन्होंने हमें बता दी है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीजें होती है, पर्टिकुलरली उसको नाम दिया है कि हाँ मैटर को हम लोग पदार्थ बोलते हैं। तो इतना महान है हमारा इंडिया। मतलब सबसे पहली डिस्कवरी जिसके बारे में लोग आज पढ़ते हैं कि हाँ हमने ये डिस्कवरी की है, वो इंडिया ने इतनी पहले कर दी थी और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के,
बिना किसी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के, ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी। इतनी हमारी ग्रेट इंडियन हिस्ट्री रह चुकी है, ठीक है। प्राउड टू बी एन इंडियन ऑफ कोर्स। चलो आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। तो ये है आपका परमाणु। क्या है? उन्होंने बोल दिया था कि हर एक चीज़ जो है इस दुनिया की वो मैटर से मिलकर बनी है, और इस मैटर को उन्होंने मैटर नाम नहीं दिया था, उन्होंने इसको नाम दिया था परमाणु। और फिर उन्होंने बोला कि ये जो परमाणु आपका एग्जैक्टली है, ये मिलके बना है एटम से। समझ में आई ये चीज? फिर उन्होंने नाम दिया था एटम को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या, आचार्य कन्नड़ थे जिन्होंने हमें बताया था परमाणु के बारे में कि हर एक चीज जो है ये किससे मिलके बनी है, परमाणु से मिलके बनी है। पदार्थ, परमाणु, ये सब चीजें उन्होंने बताई थी। उन्होंने एटम्स के लिए भी पर्टिकुलरली एक नाम दिया था, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी, जो आपकी एक्सप्लोरेशन बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक बार पैसेज को पढ़ना आपको। जो एटम के उन्होंने नाम दिए वो भी पता है, फटाफट से उसको भी कमेंट कर देना। समझ में आई ये चीज? तो ये मैंने आपको बता दिया परमाणु के बारे में, ठीक है। तो ये थी आपकी डिस्कवरी, ये था आपका कंट्रीब्यूशन, किसका? आचार्य कन्नड़ जी का, इंडियन फिलोसोफर्स का। इसके बाद आते हैं आपके ग्रीक के साइंटिस्ट बेसिकली, और वो आपको बताते हैं जो आपके ग्रीक साइंटिस्ट होते हैं। कौन होते हैं? ग्रीक जो आपके साइंटिस्ट थे या फिर फिलोसोफर्स थे, ये दो आए थे हमारे पास, एक थे डेमोक्रिटस और एक थे ल्यूसिपस, ठीक है। इनकी स्पेलिंग और इनका नाम आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, रिवीजन के टाइम पर जरूर पढ़ते रहना। तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस आपके सामने आए, उन्होंने आपको नाम दिया एटम का, और एटम को उन्होंने बोला था एटमॉस। क्या बोला था? एटमॉस। इन्होंने भी हमें बताया कि हर एक जो मैटर है हमारे आसपास में वो एटम से मिलके बना है, और एटम को इन्होंने नाम दिया था एटोमॉस। यहीं से हमारा वर्ड निकला है एटम। क्लियर है ये चीज? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, इन दोनों ने मिलकर हमें ये चीज बताई थी। तो यहां तक ये है आपकी डिस्कवरी, जो एंशियंट डिस्कवरी है, आज से अराउंड अराउंड 2000 ईयर्स बैक। 2000 ईयर्स बैक, मतलब आज से 2000 साल पहले आपको बताया था हमारे एंशियंट इंडियन फिलोसोफर ने, आचार्य कन्नड़ जी ने, कि हर एक चीज जो है वो परमाणु से मिलके बनी है जी। बता दिया था उन्होंने ये चीज हमें, एटम का भी पर्टिकुलर वर्ड दिया था। फिर आते हैं आपके ग्रीक साइंटिस्ट, कौन से? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। तो बताते हैं कि हर एक चीज एटम से मिलके बनी है, और इस एटम को उन्होंने नाम दिया था एटोमॉस, जिसको आज हम लोग एटम के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट जो आए थे, ठीक है, वो यहाँ पर तो हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में समझेंगे। यहाँ पर इसके बाद हम लोगों के पास आए थे एटॉमिक थ्योरी लेकर। एटॉमिक थ्योरी मतलब यहाँ पर अब हम लोग मॉडर्न इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक थ्योरी। ये एटॉमिक थ्योरी आपको 1808 में दी थी। किसने? जॉन डाल्टन ने। किसने दी थी भाई? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन सर आए, उन्होंने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, चीज़ों को देखा, और फिर उन्होंने बोला, जॉन डाल्टन ने आके 1808 में, कि भाई अब हम लोग पढ़ते हैं, अब मेरी थ्योरी के बारे में अब तुम लोग पढ़ो। यहीं से चीज़ें इस पर डिस्कवरीज होनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर ये आके बोलते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो मैटर से मिलके बनी है, यानी कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। ये बोलते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो मैटर से मिलके बनी है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, या फिर मैटर की बनी है वो मिलके, ये चीज़ें बोलते हैं। इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि ये जो आपका पर्टिकुलरली एटम है, दिस इज इंडिविजिबल, मतलब ये आपका इंडिविजिबल है। अब ये इंडिविजिबल क्या होता है? इंडिविजिबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। जिस चीज को आप लोग आगे जाकर डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। ये थी आपकी बेसिकली डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जिसने 1808 में आकर बोला कि हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है, और इस एटम को अगर आप लोग डिवाइड करते जाओगे तो आप इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये इंडिविजिबल है, ये डिवाइड होगा ही नहीं। जो आगे जाके ऑफकोर्स गलत हो गई थी, क्योंकि आज हम लोग पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम के अंदर झाँक के हम देखते हैं कि एटम्स जो है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स सब होने, यहाँ से इस एटॉमिक थ्योरी के बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो इनके बाद में आते हैं अब जे जे थॉमसन। कौन आते हैं? जे जे थॉमसन। यहाँ पर अब हमारे पास आते हैं जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन, ये अब सर आते हैं, और ये एग्जैक्टली करते क्या है? इन भैया को बोला कि मेरे को अब चुल है, और मुझे अब तुम्हारा सिलेबस बढ़ाना है, और मैं अब सिलेबस बढ़ाता हूँ तुम्हारा। कैसे? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1897 में, ठीक है। और उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हम लोग उसको बोलते हैं। अच्छा, अब ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली था क्या? इससे पहले आप लोग दो टर्म्स पढ़ते हो। कितने टर्म्स? दो।
एक होती है आपकी रेडिएशन, आपकी बुक में भी आपको दे रखी होगी। एक होती है रेडिएशन और एक होती है आपकी रेडियो एक्टिविटी। क्या होती है भाई? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये दो चीजें पर्टिकुलरली आपकी होती हैं। अब ये रेडिएशन एग्जैक्टली होती क्या है? रेडिएशन इज सिंपली वो एनर्जी जो आपका कोई भी पार्टिकल एमिट कर रहा है, एनर्जी एमिशन। ठीक है, कोई भी एनर्जी जो आपका पर्टिकुलर पार्टिकल जो है जब उसको एमिट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, उसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। और जरूरी नहीं है कि हमें हर रेडिएशन दिखे। ठीक है, हर एक चीज अपनी अपनी रेडिएशंस को, अपनी अपनी एनर्जी को बाहर एमिट करती है। कोई भी पर्टिकुलरली चीज एक फ्रीक्वेंसी पर करती है। फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होता है, ये सब चीज आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज ध्यान रखो कि रेडिएशन पर्टिकुलरली क्या होता है। रेडिएशन होती है एक एनर्जी जो कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या करता है, एमिट करता है, मतलब उसको बाहर निकालता है। और इस पूरे फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्लियर है ये चीज? तो ये दो चीजें बताई। अब जब रेडिएशन नाम की टर्म सामने आई तो अब जे थॉमसन जी बोलते हैं कि अगर रेडिएशन वगैरह चीजें सामने हैं और हमारे सामने एटम भी है, तो क्यों ना इन बच्चों का सिलेबस बढ़ाया जाए और इनको बताया जाए एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में। फिर उन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में चुल मची और अब ये एक्सपेरिमेंट करने बैठ गए। ठीक है, किया कैसे ये एक्सपेरिमेंट, क्या क्या चीजें हैं वो वन बाय वन समझते हैं। पहले समझते हैं कैथोड। व्हाट इज कैथोड? कैथोड होता क्या है? अगर आप लोग यहाँ पर देखो, पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ लेते हैं। ये आपका पर्टिकुलरली क्या है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं। एक चीज देखने को आपको मिल रही है कैथोड, ये रही, और एक चीज देखने को मिल रही है एनोड। ठीक है, ये क्या है? ये यहाँ पर आपकी एक मेटल की प्लेट लगाई हुई है। इधर ये एक मेटल की प्लेट है और साथ में ये एक मेटल की प्लेट है। ठीक है, इनको कनेक्ट इन्होंने किससे किया हुआ है? ये नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है। तो बेसिकली एक ऐसी ट्यूब जो ऐसी इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव साइड की है, उसको आप लोग कैथोड बोल रहे हो। ठीक है, और दूसरा एनोड जो पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, उसको आप एनोड बोल रहे हो। क्लियर है ये सब चीजें? तो कैथोड और एनोड दो टर्म्स मैंने आपको बता दी है। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने पर्टिकुलरली एक ट्यूब ली। ये आपको एक ट्यूब दिख रही होगी आपकी बुक के अंदर भी। ये इन्होंने पर्टिकुलरली एक ट्यूब ली। इस ट्यूब के अंदर इन्होंने दो मेटल्स की प्लेट रखी। एक मेटल की प्लेट ये रही, एक मेटल की प्लेट ये रही। एक मेटल की प्लेट के कनेक्शन को बेसिकली इन्होंने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, और दूसरी वाली प्लेट को उन्होंने कनेक्ट कर दिया किससे? पॉजिटिव चार्ज से। क्या बोला मैंने? उन्होंने एक ट्यूब ली। ठीक है, ट्यूब के अंदर दो प्लेट्स रखी, मेटल की प्लेट्स रखी। क्या किया उनको? एक एंड को नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दिया, एक एंड को पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दिया। और ये हो गई है आपकी बैटरी। बैटरी क्या होता है पता ही होगा ये तो, है ना? तो बैटरी के अंदर इन्होंने हाई वोल्टेज की सप्लाई की, मतलब करंट बहुत हाई दिया इन्होंने। ठीक है, जब इन्होंने हाई वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पर दी है, जैसे इन्होंने हाई वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पर दी, उन्होंने देखा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये भागना शुरू हो गए। इन्होंने भागना शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, भागना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने देखा, अब ये जो रेडिएशन है, जैसे सिंपली रेडिएशन, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये कुछ रेडिएशन छोड़ छोड़कर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने देखा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या देखा है? यहाँ पर इन्होंने स्टडी किया है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन्होंने क्या किया है? इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराया है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर पास कराया है। कैसे कराया है? अभी तो बताया तुम्हें कि यहाँ पर ये एक बैटरी है। ठीक है, इस बैटरी से इन्होंने कनेक्ट किया है इन दोनों मेटल्स को। जब इन्होंने करंट इनके अंदर से पास कराया है, तब ये नेगेटिव चार्जेस इधर की तरफ फ्लो करना शुरू कर गए हैं। जैसे ही ये नेगेटिव चार्जेस इधर की तरफ फ्लो करना शुरू कर गए हैं, तो अब इन्होंने बता दिया कि भाई ये जो पार्टिकल्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं, जिनको आप देख नहीं पा रहे हो, इनको इन्होंने नाम दे दिया क्या? इलेक्ट्रॉन्स का। और इस तरीके से आप लोग एक एक्सपेरिमेंट आज की डेट में पढ़ते हैं, विच इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैथोड के ऊपर ही आपके नेगेटिव चार्जेस हैं, कैथोड के ऊपर ही आपके नेगेटिव चार्जेस आपको मिले, और इस नेगेटिव चार्ज को उन्होंने नाम दे दिया है इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दे दिया है? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हमें पता चला है कि भाई हाँ, अब हमारे बेसिकली एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से इसकी फॉर्मेशन की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक बैटरी से मेटल्स की शीट को कनेक्ट किया है, नेगेटिव चार्जेस फ्लो करना शुरू कर गए हैं। तो दिस इज योर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से जे थॉमसन ने 1897 के अंदर क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। अब कुछ कुछ चीजें आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जाननी है, और वो चीजें एग्जैक्टली है क्या, वो पढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहली चीज, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल होता है। दिस इज योर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज आपके पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इनके पास में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये आपके डिस्कवर किए गए थे। ये किसने डिस्कवर किया था इसको? अभी तो बताया, डिस्कवर्ड बाय
डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन सर ने इनको डिस्कवर किया था 1897 में, मतलब 1897 में ये आए और उन्होंने डिस्कवर किया बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कि हाँ भाई आपके इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। दूसरी चीज, जो आपका चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये आपका होता है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका होता है चार्ज किसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कुछ इतना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पर क्योंकि माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर आप माइनस भी लगा सकते हो। क्लियर है ये चीज। अब ये बहुत ज्यादा जितनी भी वैल्यू थोड़ी सी नेग्लिजिबल हम लोग इसको मान लेते हैं। नेग्लिजिबल मतलब हाँ इतनी छोटी सी वैल्यू है कि आप इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज जो हम लोग एज अ नॉर्मल कंडीशंस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम लोग मान लेते हैं, वो आपका होता है -1। कितना होता है -1, मतलब ऐसा बोल देते हैं, पर एग्जैक्ट जो चार्ज है वो इतना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में है। किसने डिस्कवर इनको किया था, जे जे थॉमसन ने 1897 में इसको डिस्कवर किया था थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कितना चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को आप लोग ई और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से कुछ क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। तो ये बात हो गई है सारी की सारी इलेक्ट्रॉन की। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब जो ये आपके ये थॉमसन सर है, अब इनको बोला गया कि चलो ठीक है, आपने हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक एटम के अंदर होता है, कि भाई ये आपका एक एटम है और इस एटम के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमको स्ट्रक्चर तो बताओ कि किस तरीके से इम्बेडेड है इसके अंदर। इम्बेडेड मतलब किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ बैठे हुए हैं एक पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर, एक पर्टिकुलर चीज के अंदर कैसे बैठे हुए हैं, हमें अरेंजमेंट तो बताओ उसकी। तो आप जे जे थॉमसन बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये बैठे किस तरीके से हैं, बेसिकली किस तरीके से ये स्ट्रक्चर इनका जो है ये है क्या। ठीक है। ये अब इसके लिए इन्होंने अपना मॉडल दिया किसका, एटम का, और इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है। अब ये होता क्या है, किस तरीके से इन्होंने दिया है वो समझते हैं। इन्होंने बताया कि ये जो आपका एटम है इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है, कि आपके पास में एक स्फेयर है। ठीक है। स्फेयर मतलब एक फुटबॉल समझ लो, फुटबॉल सर्कल नहीं होता, फुटबॉल स्फेयर होती है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस है 2D और 3D का, उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। तो फुटबॉल इज बेसिकली योर स्फेयर, और जो आपकी मम्मी की चूड़ी होती है वो सर्कल होता है। क्लियर हुई। उसको आप सिलेंडर भी बोल सकते हो एक तरीके से। खैर मैथ्स पर नहीं जाते हैं, वापस आते हैं अपनी साइंस के ऊपर। यहाँ पर है कि इन्होंने बोला कि एटम इज लाइक अ स्फेयर, वो स्फेयर की तरह होता है। और जितना भी आपको ये रेड कलर इसमें दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे कुछ इस तरीके से कुछ बिखरे हुए हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर आपको विजिबल रहेगा। तो दिस इज योर सर्कल, ये जो आपका स्फेयर है। ठीक है। जितना भी आपको ये रेड कलर दिख रहा है, ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ये सारा आपका पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और ये जो आपके यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये है आपके नेगेटिव चार्जेस। कैसे हैं ये, नेगेटिव चार्जेस, मतलब नेगेटिव चार्जेस उसमें ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये आपको बताया जे जे थॉमसन के मॉडल ने, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक हलवे की तरह, जैसे हम लोग हलवा है ना हमारे पास, वो नॉर्मल हमारे पास हलवा है, ऊपर से हम लोग ड्राई फ्रूट्स अगर डाल दे रहे हैं, तो ड्राई फ्रूट्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। और जो नॉर्मल आपका हलवा है, सूजी का या दाल, जो भी जिसका भी हलवा है, वो पर्टिकुलरली आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो जो ऊपर आपके ये वाटरमेलन से ज्यादा समझ में आएगा आपको। वाटरमेलन में क्या है, जो रेड कलर का पार्ट है आपका, ये रेड कलर का पार्ट आपका पॉजिटिव चार्ज है। और जितने भी आपको यहाँ पर सीड्स दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये जितने भी सीड्स हैं, ये आपके नेगेटिव चार्ज है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है। और कुछ इस तरीके से एक एटम होता है कि एटम में चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज आपका प्रेजेंट होता है, और बीच बीच में नेगेटिव चार्जेस जो है वो डले हुए रहते हैं। ठीक है। तो ये आपको बता दिया था आपके थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल ने। लेकिन इस बात पर थोड़ा सा अभी रदरफोर्ड सर हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप अभी पढ़ने वाले हो, जिनका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने अपने 2 चेलों को लिया। ठीक है। 2 चेले मतलब इनके अंडर में 2 लोग और काम कर रहे थे, एंड ही वॉज द लीडर। इन्होंने उन दोनों इंसानों को लिया, उन्होंने बोला कि थॉमसन जो है ना वो कुछ कुछ गलत बोल रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों का सिलेबस और बढ़ाते हैं, और हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और वहां पर इन्होंने जो चीज थॉमसन के मॉडल ने हमें नहीं दी थी या फिर गलत बताई थी, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे थॉमसन, उसको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया।
ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में, जिसका नाम है द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने गोल्ड की एक पतली सी शीट ली थी, जिसकी हेल्प से इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? पॉजिटिव चार्ज को डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर रहता है ये डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अब तक पहले की जो स्टोरी है हमारी वो ये है कि आपके थॉमसन सर आए और आपके थॉमसन सर ने बोला कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे ही स्फेयर में, मतलब पूरे ही स्फेयर में वो प्रेजेंट है, और जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वो ऐसे पड़ा हुआ है। ये चीज आपके बताया थॉमसन के मॉडल ने। लेकिन फिर आए आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड और वो बोलते हैं कि नहीं भैया, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम आपको रियल चीज बताएंगे। और वो रियल चीज है क्या? अब फटाफट से उसको देख लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने बीच में एक शीट रखी। ठीक है जी, यहाँ पर इन्होंने एक सोर्स लिया और उस सोर्स से इन्होंने अल्फा रेज, ये जो है ये है आपकी अल्फा रेज। अब ये अल्फा रेज एग्जैक्टली है क्या? सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो आपके हीलियम का पार्टिकल है, ठीक है, जो आपके हीलियम का पार्टिकल है उस पे से अगर हम लोग दो चार्जेस को, दो प्रोटॉन को हटा देंगे, दैट इज योर हीलियम। सिंपल, आप याद रखो अल्फा रेज। ठीक है, अल्फा रेज उन्होंने क्या की? स्कैटर की। स्कैटर मतलब इस शीट पर उन्होंने बिखेरी। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने लगा दी गोल्ड की फॉइल, बहुत पतली, बहुत थिन। ठीक है, एक गोल्ड की फॉइल उन्होंने यहाँ पे लगा दी। जैसे उन्होंने गोल्ड की फॉइल यहाँ पर लगाई और यहाँ पर से एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर से उन्होंने स्कैटर किया। स्कैटर का मतलब ऐसे बिखेरना शुरू किया उन्होंने, किसको? अल्फा रेज को। ठीक है, अल्फा रेज को बिखेरना शुरू किया। तो जैसे ही यहाँ से इस शीट से वो अल्फा रेज निकलना शुरू हुई तो बहुत सारी जो थी वो अनडिफ्लेक्टेड ऐसे ही पार हो गई, बहुत सारी ऐसे ही पार हो गई, बहुत सारी। ठीक है, कुछ कुछ थी जो ऐसे गई और फिर वापस किसी रैंडम से एंगल पे वो डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, और एक ऐसी निकली, एक जो आपकी, एक पर्टिकुलर जो आपकी रे थी वो सीधी गई और सेम उसी रास्ते से वापस आ गई, सेम एग्जैक्ट उसी रास्ते से वापस आ गई। तो ये तीन चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। ये है आपका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या है ये? दिस इज योर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट डन बाय रदरफोर्ड। एग्जैक्टली। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर किया कि उन्होंने अल्फा रेज को लिया, अल्फा रेज को स्कैटर कराया, ठीक है, एक शीट के थ्रू, और बहुत सारे, तीन ऑब्जर्वेशंस आपको रखनी है। पहली जो ऑब्जर्वेशन है कि जो आपके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेड वापस चले गए, अनडिफ्लेक्टेड वो वापस चले गए। दूसरा, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स जो थे वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करे उन्होंने। ठीक है, थोड़ा कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसे ऐसे हुए जिन्होंने थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो किया। ठीक है, और तीसरा, एक जो आपका पार्टिकल था वो एग्जैक्ट सेम रास्ते पर, एग्जैक्ट सेम वे से वो डिफ्लेक्ट हो गया, एग्जैक्ट सेम वे दैट डिफ्लेक्टेड। क्लियर हुई ये चीज? एग्जैक्ट सेम वे से उन्होंने डिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी। अब इसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया? इसके बेसिस पर उन्होंने हमें बताया अपनी ऑब्जर्वेशंस कि भाई देखो, सिंपल सी चीज है, अगर मैंने एक शीट पर अल्फा रेज को स्कैटर कराया और बहुत सारी रेज बस ऐसे ही बाहर निकल गई है, इसका मतलब ये है कि जितना भी आपका मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम, इन एन एटम इज एम्प्टी, इज एम्प्टी। उन्होंने बोला कि अगर बहुत सारी रेज मेरी बिना डिफ्लेक्ट हुए जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो एटम है उसकी जितनी भी जगह है वो खाली है। ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं है। ये क्यों? सिंपल सी बात है, जो भी आपके अल्फा रेज के, जो आपके अल्फा रे के पार्टिकल होते हैं ना, ये आपके पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर से दो इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया जाता है। तो आप इतना याद रखो कि ये एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है। ठीक है, अब आपको जो जे थॉमसन ने बताया था कि अगर ये एक एटम है तो यहाँ इस पूरे में पॉजिटिव चार्ज क्या है? इस पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, अगर इस पूरे में पॉजिटिव चार्ज आपका फैला हुआ है और आपने यहाँ से अल्फा रेज के पॉजिटिव पार्टिकल्स को स्कैटर करा दिया, तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है, दिस इज योर पॉजिटिव पार्टिकल और ये आपकी पॉजिटिव ही रे है। हमें पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं? आपस में शो करते हैं रिफ्लेक्शन, सॉरी रिपल्शन। ये आपस में शो करते हैं रिपल्शन, मतलब ये दूर भागेंगे। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से आके टकराया तो क्योंकि ये रिपल्शन शो करते हैं, दूर भागते हैं, तो ये यहाँ दूर भागेगा या फिर यहाँ दूर भागेगा। तो अगर पूरे ही एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं है और आप लोगों ने क्या किया है, इसको डायरेक्टली इसके ऊपर स्कैटर किया है, तो डिफ्लेक्शन तो शो होना चाहिए था, बहुत सारी डिफ्लेक्शन होनी थी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने पहला निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, जितनी आपकी स्पेस है बहुत सारी किसी भी एटम के अंदर, वो कैसी है? वो एम्प्टी है, वो खाली है।
इसीलिए जो जितने भी आपके अल्फा रेज के पार्टिकल्स है वो अनस्कैटर्ड निकल गए हैं, अनडिफ्लेक्टेड निकल गए हैं। तो पहला तो उन्होंने ये बताया। दूसरी जो उन्होंने आपके पास में क्या की, दूसरी जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताई, उन्होंने ये बताई कि जितना भी आपका मास है किसी भी एटम का, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मास, मोस्ट ऑफ द मास is in nucleus, is in nucleus of an atom, is in nucleus of an atom। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये बेसिकली जो एटम है, आपने तीन डिस्कवरीज, तीन आपने ऑब्जर्वेशंस की थी कि जितनी भी आपकी रेज हैं वो बस ऐसे ही अनडिफ्लेक्टेड नॉर्मली निकल गई। दूसरी आपकी थी कि एक जो आपकी रेज है वो यहाँ पर आई और फिर कुछ एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है क्योंकि डिफ्लेक्शन शो हो रही है, लेकिन वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है आपका वो न्यूक्लियस के अंदर है, और ये जो मास है इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स जितने भी आपके बैठे हुए हैं ना, वो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि जितना भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी आपका मास है पर्टिकुलरली, वो इस न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, कहीं और फैला नहीं हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज आपका होता है। ये आपको बताया गया दूसरी ऑब्जर्वेशन से। और उन्होंने की एक तीसरी ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पर आपको प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, मतलब सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, किसके, इस एटम के। इसीलिए ये पर्टिकुलर जो एक एटम है वो सेम रास्ते से वापस आ गया, जिस रास्ते से गया उसी से वापस ये मुड़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो उन्होंने बेसिकली हमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस के बारे में भी बताया, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। और उन्होंने हमें बताया कि ये जो न्यूक्लियस है, अगर मैं कंपेयर करूं, इन्होंने बताया कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये पर्टिकुलरली किसी भी एटम से बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मतलब अगर ये आपका एटम है तो यहाँ पर इतना सा छोटू सा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, बहुत छोटू सा। तो अगर मैं एटम के साइज को और न्यूक्लियस के साइज को कंपेयर करती हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। तो यहाँ पर ये आपका होता है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि वो अल्फा रेज के पार्टिकल्स को स्कैटर करते हैं। गोल्ड फॉइल की हेल्प से उनको पता चलता है कि सिंपली जितने भी आपके रेज के पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर कर रहे हैं, अनडिफ्लेक्टेड हैं, जा रहे हैं, तो इसीलिए जितनी भी आपकी स्पेस है वो एम्प्टी है। दूसरा, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए कुछ कुछ रेज आपकी डिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं। और तीसरा, उसके अंदर न्यूक्लियस है जिसकी वजह से, कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से एक जो रे है वो आपकी स्कैटर कर गई है सेम रास्ते से, उसी को उन्होंने बोल दिया न्यूक्लियस की भाई यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। अब उन्होंने एक और चीज हमें बताई, और वो चीज उन्होंने हमें क्या बताई, बड़ी सिंपल सी एक चीज बताई कि यहाँ पर अब बोला उनसे कि नेगेटिव चीजों के बारे में और बताइए हमें। किसके बारे में? नेगेटिव चीजों के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर अलग, जैसे कि यहाँ पर ना इस बेसिस इसको हम लोग प्लानिटरी भी बोलते हैं, प्लानिटरी मॉडल, प्लानिटरी मॉडल ऑफ एन एटम। एक एटम का हम लोग प्लेनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे कि एक सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है ना, इसी तरीके से जो एटम होता है उसके अराउंड में ऑर्बिट्स में अलग अलग ऑर्बिट्स नहीं बताया था उन्होंने, उन्होंने बोला था कि जिस तरीके से सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा राउंड सर्कल में एक तरीके से प्लैनेट्स की तरह इसके आसपास मूव करते रहते हैं। ये उन्होंने हमें बताया रदरफोर्ड ने। अब यहाँ पर आते हैं उनके लिमिटेशंस। क्या आती है? लिमिटेशंस। यहाँ पर उन्होंने हमें बताया यहाँ तक कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो कुछ इस तरीके से मूव करती रहती है, मूव करती रहती है। लेकिन ये फिर फेल क्यों हुआ मॉडल? ये फेल इसीलिए हुआ कि अगर आपके ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, क्या है, अगर आपके ये इलेक्ट्रॉन्स है और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, पर्टिकुलरली चारों तरफ घूम रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी इन्हें चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एनर्जी मिल रही है। अगर एनर्जी नहीं होगी, अगर एनर्जी प्रेजेंट ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे कर रहे हैं? पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि अगर आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मूव कर रहे हैं, जो कि मूव कर रहे हैं, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो ये एटम आपस में बर्स्ट आउट नहीं कर जाएगा, फूट नहीं जाएगा, मतलब ही नहीं बनता कुछ। ठीक है, ये कोलैप्स कर जाएगा, बर्स्ट नहीं, कोलैप्स कर जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है एटम। लेकिन फिर भी एटम तो स्टेबल है, हम लोगों को पता है कि जो हमारा एटम है वो स्टेबल है ना? क्यों है स्टेबल? तो उसका भी तो कुछ रीजन होना चाहिए ना। तो सबसे पहली चीज, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द
स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एक एटम की स्टेबिलिटी को ये डिफाइन या फिर प्रॉपर तरीके से उसके बारे में बता नहीं पाई थी। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्शन करते हैं, हमें पता है, तो फिर तो ये अट्रैक्ट कोलैप्स कर जाएगा एटम। एटम तो स्टेबल है, लेकिन क्यों है? तो ये पर्टिकुलर चीज ये आप लोगों को नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन्स किस एनर्जी से कैसे घूम रहे हैं, उनको कौन एनर्जी दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो एटम है, ये स्टेबल क्यों है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली हम लोगों ने पढ़ लिया है रदरफोर्ड की लिमिटेशंस तक। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, यहाँ तक का पार्ट 1 आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बाकी चीज़ों को भी हम लोग क्लियर करेंगे। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस लेक्चर को अगर आप लोगों को पसंद आया है तो। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में ऑफ द सेम चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो एंड लाइक द लेक्चर। थैंक यू।